नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं वो है पीटर थिल की बहुत ही चर्चित किताब 0 to 1। और हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये जो असल इनोवेशन होता है ना, मतलब कुछ कुछ एकदम नया बना देना, ये आखिर होता कैसे है। बिल्कुल। और यही इस किताब की खासियत है। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं फंडामेंटल सवाल उठाती है। क्या तरक्की का मतलब सिर्फ ग्लोबलाइजेशन है? मतलब एक चीज जो काम कर रही है उसे बस दुनिया भर में फैलाते जाओ, या फिर तरक्की का असली मतलब टेक्नोलॉजी है, मतलब कुछ एकदम नया करने का तरीका खोजना। हाँ, और यहीं से किताब का नाम आता है 0 to 1। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है, पर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो काफी गहरा है। तो चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। ये 0 से 1 और 1 से n, इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, किताब का पूरा ढांचा ही इसी फर्क पर बना है। 0 से 1 का मतलब है वर्टिकल प्रोग्रेस। वर्टिकल मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। हम्म, जैसे जब दुनिया में सब घोड़ा गाड़ी चला रहे थे तो किसी ने एक बेशतर घोड़ा गाड़ी नहीं बनाई, उन्होंने पहली कार बना दी। बिल्कुल। वो था 0 से 1 तक का सफर। जैसे टाइपराइटर की जगह पर वर्ड प्रोसेसर का आना, ये 0 से 1 है। समझ गया। तो ये क्रिएटिंग हुआ, कॉपिंग नहीं। तो फिर ये 1 to n क्या है। 1 to n है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। मतलब जो चीज पहले से बनी हुई है, जो काम कर रही है, आप बस उसे लेते हैं और उसकी नकल करके उसे फैलाते जाते हैं। अच्छा, जिससे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। हाँ, जैसे चीन ने पिछले कुछ दशकों में किया। उन्होंने वेस्ट की टेक्नोलॉजी को लिया और उसे एक बहुत बड़े स्केल पर लागू कर दिया। ये भी तरक्की है, मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं है, पर ये सिर्फ मौजूदा मॉडल को फैला रही है, कोई नया मॉडल नहीं बना रही। एक मिनट, लेकिन क्या 1 to n में कोई बुराई है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां तो यही करती हैं। जैसे एप्पल हर साल एक बेहतर आईफोन लॉन्च करता है, वो भी तो एक तरह से 1 to n ही हुआ ना। क्या वो प्रोग्रेस नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर थोड़ी बारीकी समझनी होगी। थील ये नहीं कहते कि 1 to n बेकार है। दुनिया को चलाने के लिए वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ 1 to n ही करता रहेगा तो क्या होगा? हम एक जगह आकर रुक जाएंगे। एक ठहराव आ जाएगा। बिल्कुल। एप्पल का ही उदाहरण लीजिए। जो पहला आईफोन था वो 0 to 1 था। उसने फोन की परिभाषा ही बदल दी। सही बात है। उसके बाद के जो मॉडल्स हैं उनमें जो सुधार हुए वो 1 to n के ज्यादा करीब है। वो जरूरी हैं, पर वो उस पहली छलांग जितने क्रांतिकारी नहीं है। किताब का मेन तर्क यही है कि भविष्य बनाने के लिए हमें 0 to 1 वाली छलांग की सख्त जरूरत है। असली बदलाव वहीं से आता है। ठीक है, अब ये तस्वीर थोड़ी साफ हुई। तो मतलब असली खेल है कुछ नया बनाने का। और यहीं पर इस किताब का पहला और शायद सबसे विवादास्पद आइडिया सामने आता है। सार में साफ लिखा है, एकाधिकार यानी मोनोपोली प्रतिस्पर्धा से बेहतर है। ये सुनते ही मेरे तो कान खड़े हो गए। हमें तो बिजनेस स्कूल से लेकर हर जगह यही पढ़ाया जाता है कि कंपटीशन अच्छा है ग्राहकों के लिए, बाजार के लिए, और मोनोपोली तो शैतान है। हाँ, ये तो पूरी सोच को ही उल्टा कर देने वाली बात हुई। हाँ, बिल्कुल। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं। देखिए, जब थील मोनोपोली शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनके दिमाग में वो वाली छवि नहीं है जिसमें एक बड़ी कंपनी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, मतलब वो शोषण करने वाली कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो उस मोनोपोली की बात नहीं कर रहे हैं जो सरकार से कोई लाइसेंस लेकर या अपने प्रतियोगियों को डरा धमका कर बनती है। तो फिर किस मोनोपोली की? वो बात कर रहे हैं क्रिएटिव मोनोपोली की, यानी एक ऐसी कंपनी जिसने कुछ इतना बेहतरीन, इतना अनोखा बना दिया है कि दूर दूर तक कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। जैसे कि गूगल। एकदम सही। जरा गूगल के बारे में सोचिए। जब गूगल आया तो क्या वो बाकी सर्च इंजन से सिर्फ 10% बेहतर था? नहीं, वो तो 10 गुना बेहतर था। हाँ, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि बाकी सब अप्रासंगिक हो गए। तो गूगल ने सर्च में अपनी मोनोपोली बनाई, किसी को धमकाकर नहीं, बल्कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाकर। ये मोनोपोली एक इनाम है इस बात का कि उन्होंने 0 से 1 का काम किया है। लेकिन कंपटीशन में क्या बुराई है? वो हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित नहीं करता। किताब का नजरिया ठीक इसके उलट है। आप खुद सोचिए, जब आप किसी ऐसे बाजार में हैं जहां गला काट स्पर्धा है तो आपका सारा ध्यान किस पर होता है? अपने कॉम्पिटिटर पर। हाँ, नए आविष्कार करने पर नहीं,
आपका सारा ध्यान होता है अपने प्रतियोगी से 1 रुपया सस्ता कैसे बेचें, मार्केटिंग की लड़ाई कैसे लड़ें और किसी तरह बस बाजार में टिके रहें। प्रॉफिट मार्जिन तो लगभग शून्य हो जाता है। बिल्कुल। और जब मुनाफा ही नहीं होगा तो आप रिसर्च और डेवलपमेंट पर, भविष्य की बड़ी योजनाओं पर पैसा कैसे लगाएंगे? प्रतिस्पर्धा में कंपनियां धीरे धीरे एक दूसरे की नकल करने लगती हैं और सब एक जैसे हो जाते हैं और नतीजा इनोवेशन मर जाता है। तो मतलब हमें ये कंपटीशन से भागना है, उसे गले नहीं लगाना है। पर ये कहना तो आसान है। असल में कोई कंपनी ऐसी क्रिएटिव मोनोपोली बनाए कैसे? इसका कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो नहीं, पर एक रणनीति जरूर है। और ये हमें किताब के दूसरे बड़े आइडिया पर ले आती है। छोटी शुरुआत करें और फिर उस पर हावी हो जाएं। स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। हाँ, ये भी सुनने में उल्टा लगता है। बड़ा बनने के लिए छोटा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और ज्यादातर स्टार्टअप्स यही गलती करते हैं। वो कहते हैं हम भारत के 100 अरब डॉलर के फैशन मार्केट का सिर्फ 1% हिस्सा लेंगे। हाँ, सुनने में तो बहुत तर्कसंगत लगता है ये। लगता है, पर ये एक जाल है। एक बड़े बाजार का मतलब है कि वहां पहले से ही बहुत सारे बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वहां घुसना और जीतना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है एक बहुत छोटा, बहुत ही विशिष्ट बाजार, एक नीश मार्केट ढूंढना। इतना छोटा कि बड़े खिलाड़ियों को वो नजर ही ना आए या उन्हें लगे कि अरे इसमें क्या रखा है। और फिर उस छोटे से बाजार के राजा बन जाओ। उस बाजार की समस्या को इतने अच्छे तरीके से हल करो कि कोई और आपके आसपास भी ना आ सके। जैसे अमेज़न ने सिर्फ किताबें बेचकर शुरुआत की थी। एकदम सटीक उदाहरण। जेफ बेजोस ने ये नहीं कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर बनूंगा। नहीं, उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन किताबें बेचने वाला सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बनूंगा। उस समय ये एक बहुत छोटा नीश था। उन्होंने उस पर पूरा ध्यान लगाया, उसे जीता और वहां अपनी मोनोपोली बना ली। और एक बार जब वो उस छोटे तालाब के बादशाह बन गए, तब उन्होंने धीरे धीरे दूसरे तालाबों पर कब्जा करना शुरू किया। सीडी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आज तो खैर सब कुछ बेचते हैं। पेपैल ने भी यही किया था। वो सिर्फ ईबे के जो पावर सेलर्स थे ना, उनके लिए एक पेमेंट सिस्टम बनकर शुरू हुए थे। ये वाकई एक बहुत ही व्यावहारिक रणनीति है। पर अगर ये सब करना इतना ही आसान होता तो हर कोई कर रहा होता। मतलब सिर्फ आइडिया काफी नहीं है, इससे करने वाले लोग भी खास होने चाहिए। और यहीं पर संस्थापकों यानी फाउंडर्स की बात आती है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये हमें किताब के मानवीय पहलू पर लाता है। थील कहते हैं कि संस्थापक मायने रखते हैं, मतलब फाउंडर्स मैटर। एक कंपनी सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो लोगों का एक समूह है जिसे खास नजरिए, एक विजन से एक साथ लाया गया है। और वो विजन संस्थापक का होता है। तो एक संस्थापक सिर्फ एक सीईओ या मैनेजर नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनेजर मौजूदा व्यवस्था को चलाता है, उसे थोड़ा बहुत सुधारता है। संस्थापक एक नई व्यवस्था बनाता है। उनमें ऐसा क्या खास होता है? वे दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। उनके पास भविष्य की एक बहुत ही साफ और मजबूत तस्वीर होती है। एक ऐसा भविष्य जो अभी मौजूद नहीं है। वे अक्सर थोड़े जिद्दी, जुनूनी और लीक से हटकर सोचने वाले होते हैं। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क। हाँ, ये सिर्फ अच्छे मैनेजर नहीं थे, ये भविष्य दृष्टा थे। एक अच्छी कंपनी की नींव में अक्सर एक बहुत ही मजबूत संस्थापक या एक मजबूत संस्थापक टीम होती है। ठीक है, तो एक साहसी संस्थापक चाहिए। पर वो देखेगा क्या? वो कौन सी चीज़ है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है? और यहाँ किताब का एक और दिलचस्प आइडिया आता है, रहस्य, सीक्रेट्स। ये सुनने में किसी जासूसी नॉवल जैसा लगता है, सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। एक रहस्य कोई ऐसी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते, जिस पर विश्वास नहीं करते। अच्छा। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि दुनिया के बारे में एक ऐसी हकीकत है जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। थील का मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं, विज्ञान में, समाज में, बिजनेस में। आज के जमाने का कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? जरूर। कुछ दशक पहले ये एक रहस्य था कि आम लोग अपने घरों में कंप्यूटर रखना चाहेंगे। उस समय तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल। उस समय की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे IBM सोचती थीं कि दुनिया में सिर्फ 5-10 कंप्यूटरों की जरूरत है। लेकिन बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे संस्थापकों ने इस रहस्य पर विश्वास किया। उन्हें एक ऐसी सच्चाई दिखी जो दूसरों को नहीं दिखी। एयरबीएनबी का भी उदाहरण ले सकते हैं। हाँ,
एयरबीएनबी की संस्थापकों ने इस रहस्य को समझा कि लोग अजनबियों को अपने घर में रहने देने के लिए तैयार होंगे। उस समय ये बात पागलपन लगती थी। तो आज के जमाने में ऐसा रहस्य क्या हो सकता है? यही तो $1 मिलियन का सवाल है। शायद एक रहस्य ये है कि शिक्षा का जो मौजूदा यूनिवर्सिटी मॉडल है वो पूरी तरह से टूट चुका है और ऑनलाइन शिक्षा इसका असली विकल्प बन सकती है। लेकिन वैसे नहीं जैसे आज हो रहा है। हाँ, बल्कि किसी बिल्कुल नए तरीके से। या शायद कोई रहस्य पोषण, न्यूट्रिशन में छिपा है कि हमारी बहुत सी बीमारियां किसी ऐसे खाने की चीज से जुड़ी हैं जिसे आज हम स्वस्थ मानते हैं। या ऊर्जा के क्षेत्र में। हाँ, शायद एक रहस्य ऊर्जा में है। एक ऐसा साफ ऊर्जा स्रोत जिसे अभी तक किसी ने नहीं खोजा। 0 to 1 कंपनियां इन्हीं रहस्यों को उजागर करने से बनती हैं। ये तो दिमाग को झकझोरने वाली बात है। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, कंपटीशन से बचो, एक छोटी सी निश पर राज करो, एक साहसी संस्थापक बनो और एक ऐसे रहस्य की तलाश करो जिस पर कोई और विश्वास नहीं करता, तो एक उद्यमी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए इसका कुल मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि आपको भीड़ के साथ चलने से बचना होगा। आपको पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देनी होगी। जब सब लोग एक दिशा में भाग रहे हों तो आपको रुक कर सोचना होगा कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो किसी को नहीं दिखला। ये सिर्फ एक स्टार्टअप शुरू करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये अपने करियर में भी लागू होता है। क्या आप वही काम कर रहे हैं जो हजारों और लोग कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसा अनोखा कर रहे हैं जिसे कॉपी करना मुश्किल है? तो असल में ये सिर्फ एक बिजनेस की किताब नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक चश्मा है। अब से जब भी मैं कोई नई कंपनी देखूंगा या कोई नया आइडिया सुनूंगा, मेरे दिमाग में यही सवाल आएगा, क्या ये 0 to 1 है या बस एक और 1 to n की कॉपी? बिल्कुल, यही इस किताब की असली ताकत है। ये आपको सोचने का एक नया फ्रेमवर्क देती है। ये आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम अगली बड़ी सफल चीज की नकल करने के बजाय ऐसा क्या बना सकते हैं जो अभी मौजूद ही नहीं है? हम अपने काम में, अपनी कला में या अपने विज्ञान में वो 0 to 1 वाला कदम कैसे उठा सकते हैं? बहुत खूब। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से समेटते हैं। मेरे हिसाब से 4 बड़े टेकअवेज हैं। जरूर। पहला और सबसे बड़ा आइडिया, सच्ची तरक्की नकल करने यानी 1 to n से नहीं बल्कि कुछ नया बनाने 0 to 1 से होती है। बिल्कुल, भविष्य बनाने के लिए हमें नए आविष्कारों की जरूरत है। दूसरा, बिजनेस का लक्ष्य कंपटीशन में जीतना नहीं बल्कि कंपटीशन से पूरी तरह बचना होना चाहिए, एक क्रिएटिव मोनोपोली बनाकर। यानी कुछ इतना अच्छा और अनोखा बनाना कि आपकी कोई बराबरी न कर सके। तीसरा, इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे अनदेखे बाजार से करनी चाहिए, उस पर पूरी तरह से हावी हो और फिर धीरे धीरे विस्तार करें, अमेज़न की तरह एक छोटे किले से शुरू करके। और आखिरी चौथा पॉइंट कि भविष्य साहसी संस्थापकों द्वारा बनाया जाता है, वो लोग जो उन रहस्यों या अनकही सच्चाइयों को देखते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते, और फिर उन पर काम करने का साहस भी दिखाते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली संदेश है, और ये सिर्फ उद्यमियों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो दुनिया में कुछ नया और सार्थक करना चाहता है। हाँ, और इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो सोच सकते हैं। पीटर थियल का एक बहुत प्रसिद्ध सवाल है जो वो अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं। अच्छा, सहमत है। What important truth do very few people agree with you on? ये बहुत मुश्किल सवाल है। इसका जवाब देना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं हमारा देश महान है या शिक्षा जरूरी है, पर ये सच्चाइयां तो हैं लेकिन इन पर तो सब सहमत है। इनमें कुछ नया नहीं है। नहीं, एक अच्छा जवाब दुनिया के बारे में आपके अनोखे नजरिए को दिखाता है। ये सवाल आपको भीड़ से अलग सोचने पर मजबूर करता है, और थील का मानना है कि शायद इसी मुश्किल सवाल के जवाब में आपके अपने 0 to 1 आइडिया की शुरुआत छिपी हो सकती है। तो सोचने वाली बात यही है कि हमारे आसपास, हमारे काम में, हमारे समाज में ऐसा कौन सा अनकहा सच छिपा है जिसे अगर पहचान लिया जाए तो भविष्य को एक नई दिशा दी जा सकती है।